नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, एक मैं छोटा सा चीज आपको बता देता हूं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसे देखिए होता क्या है, जब मैंने वीडियो बनाया था जिस टाइम पे मैं नोट से आपको स्टडी करवा रहा था, वो तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर की वीडियो तो बना ही रखी है। जिन बच्चों को नहीं पता, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो देना ही पड़ेगा, है ना, तो समझने के लिए। तो कार्यपालिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है जी? पहला जो होता है उसको हम कहते हैं संसदीय। ठीक है, संसदीय। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, अध्यक्षात्मक। ठीक, और तीसरा जो होता है उसको हम सिर्फ कहते हैं अध्यक्षात्मक। ठीक है, तो एक में समझिए, संसदीय होता है जिसमें संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, सब होते हैं। अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक की बात करते हो तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और अध्यक्षात्मक में सिर्फ बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही सरकार और राज्य दोनों के लिए जवाबदार होता है। ठीक है, चाहे सरकार हो, यहाँ पे राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, तो दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ये सरकार और राज्य दोनों का ही प्रधान होता है, जवाबदेह होता है। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। संसदीय में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा होता है। यहाँ पे जो नाम मात्र का जो कार्यपालिका होते हैं उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, और जो पूरा कार्यभार देखती है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। आप देखो ना, इंडिया में संसदीय कार्यपालिका है ऐसे करके। ठीक है, और अर्ध में क्या है? आधा आधा कामों को डिवाइड कर दिया जाता है। राष्ट्रपति भी आधा करता है और प्रधानमंत्री भी आधा करता है, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है, यानी कि अगर सपोज राष्ट्रपति को हटाना पड़े तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है अभियोग, बी ऑप्शन दिया है अभियुक्त, तीसरा ऑप्शन दिया है महाभियोग, चौथा ऑप्शन दिया है सभी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए। अच्छा, नहीं आता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। अगला लिखा है कि भारत में लोक सेवाओं की नियुक्ति का आधार क्या है? मतलब लोक सेवा क्या होती है? लोक सेवा का मतलब क्या होता है? जनता की जो सेवा करने के लिए जो लोगों की नियुक्ति की जाती है। अभी इसमें आप ये मत समझ जाना कि हम नेताओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नेताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आईएएस की, आईपीएस की, और जो भी जितनी भी लोक सेवाएं होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जिनका जो प्रोसेस होता है, एसएससी, यूपीएससी का पेपर देके जो निकलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भारत में लोक सेवाओं की नियुक्ति का आधार क्या होता है? किस बेस पे उनका चुनाव होता है? तो वो जो चुनाव होता है वो दक्षता और योग्यता के हिसाब से होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल ही राइट। ठीक है, आगे समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, मतलब कौन निर्वाचन करता है, कौन चुनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका है संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यही मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं कि राष्ट्रपति है ना, कौन सी विधि के द्वारा चुना जाता है? तो क्या आप बता पाएंगे? चलिए, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, बता लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और वो भी गुप्त विधि के द्वारा किया जाता है, और फिर जाकर राष्ट्रपति को चुना जाता है। आप इसको शॉर्टकट में अगर सीधा बोलना चाहते हो तो सीधा बोल दो, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर याद रखना ये बात, अगर ऑप्शन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी दे रखा है, अप्रत्यक्ष विधि भी दे रखा है, तो इस टाइम पे आपको इसको ही राइट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल राइट है। और अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है? जनता नहीं चुनती है,
जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आप ए ऑप्शन बिल्कुल राइट करेंगे। चलिए अब और बात कर लेते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, विकास स्टडी पॉइंट ने आप लोग के लिए ऐप बना रखा है। बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा ऐप है विकास स्टडी पॉइंट का, और देखिए ये यूट्यूब है, तो दोनों में थोड़ा सा मैं कंपेयर आपको कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप आते हो वीडियो देखने के लिए, तो बहुत सारी वीडियो होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब एक चीज़ आप देखोगे तो दूसरे चीज़ में उलझ जाओगे। इसके अलावा आपको मतलब ये समझ लो कि टाइम टू टाइम या प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इसी के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो हमारे ऐप पे आपको सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, इस तरीके से आपको वीडियो भी मिल जाती है। पहली वीडियो मिलेगी, दूसरा आपको नोट्स मिलेगा, तीसरा जैसे वीडियो कंप्लीट होते वैसे टेस्ट मिलेगा, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि डाउट है तो डाउट क्लास मिलेंगे, और क्या मिलेगा, और आपको टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर पाओ। तो ये सारी फैसिलिटी आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बच्चों ने मेहनत करके इस बार 99% रिजल्ट स्कोर किया है। ठीक है, हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है, तो आपको अगर देखना है और साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह भी लेना है तो आप विकास स्टडी पॉइंट को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कार्यपालिका में जो अपना जो 1 नंबर में ही जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक के होते हैं, तो उसमें क्या ऑप्शन होता है। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उप राष्ट्रपति होता है। क्या कौन होता है, उप राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछ दूं कि लोकसभा का जो सभापति होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं जी, स्पीकर। ठीक है, इस तरीके से आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अभी जस्ट मैंने बताया राष्ट्रपति का चुनाव कौन से विधि के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें आप लिख लेना, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अच्छा, आगे भारतीय विदेश सेवा सेवाओं के अंतर्गत आता है, किस सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो ये है एक तरीके से आप लिख सकते हो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। बेसिकली क्या है कि एक तरीके से सूची बनाए रखी है संघवाद वाले चैप्टर में। ठीक है, सूचियों के बारे में हम बात करेंगे कि सूची बना रखी है 3, कौन कौन सी, एक केंद्र के लिए कि मतलब केंद्र, इस केंद्र सूची जो है उस पे काम करेगी, एक बना रखा है राज्य के लिए, और एक बना रखा है समवर्ती के लिए। ठीक है, और इसमें विषयों को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेलवे की बात होगी तो वो केंद्र सरकार के अंडर आ जाएगी, अगर मैं पुलिस की बात करूंगा तो राज्य सरकार के अंडर आ जाएगी, अगर मैं वन की बात करूंगा तो वो असमवर्ती सूची के अंडर आ जाएगी। इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर रखा है, जो कि 7वें चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझना है कि जो विदेशी सेवा आती है केंद्र सेवाओं में आती है। आगे अब यहाँ पे देखिए अभिकथन और तर्क का वाला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, संविधान के 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया। बिल्कुल सही बात है। तर्क दिया है कि मंत्रिपरिषद को कार्य स्तर के आधार पर 3 आधारों में बांट दिया, मतलब 3 प्रकार के चीजों में बांट दिया जाता है। ये भी सही है, लेकिन एक में देखिए हम किस में बात कर रहे हैं, सदस्यों की बात कर रहे हैं, और दूसरे में हम किसको बात कर रहे हैं, कार्यों के स्तर को। अगर देखा जाए कार्यों के स्तर को हम बात करें तो इसमें कहीं सदस्य लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो यही जो हिंट होता है ना, उसको ही हमें चीजों को समझना होता है कि क्या है सही। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा ए लगा के चले आते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको उलझा देता है। लेकिन हमें एक चीज समझना है कि जब पहली लाइन में जो बात बोली जा रही है क्या उससे रिलेटेड कुछ दूसरी लाइन में है, अगर है तो हमेशा आप पहला लगाओगे, अगर नहीं है तो हमेशा आप दूसरा लगाओगे। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा कथन बी हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, कि कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो कथन का सही आंसर व्याख्या नहीं करता है। तो इस वजह से समझ में आ गई बातें। चलिए जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 सेकेंड बस रुक जाइए, आप यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा अब ब्लू से हम काम करें। ठीक है, अब जो समझिए अगला जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व हम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, मंत्रीगण एक साथ तैरता है एक साथ डूबता है, राज्यपाल
केंद्र सरकार के एजेंटों के रूप में काम करता है। नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली बात है, क्या है कि आपने जब पढ़ा होगा ना तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्या है राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व हम किसको कहते हैं? इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है अलंकारिक प्रधान, अलंकारिक का मतलब होता है सिर्फ बोलने भर का है, ठीक है। मतलब बोलने भर का मतलब क्या है कि जैसे आप एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे राष्ट्रपति है, जैसे ये मान लीजिए पहले राजा महाराजाओं के साम्राज्य होता था, ऐसे ही समझिए अपना देश है। यहाँ पे जो राजा होता था ये मेन होता था, काम धाम कौन करता था? पूरा का पूरा मंत्री करता था। ऐसे ही समझो देश का जो राजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। और पूरा काम धाम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। तो अलंकारी का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो, अगर देखा जाए देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो काम करता है वो प्रधानमंत्री होता है संसदीय कार्यपालिका में, ठीक है। इस तरीके से अब चलिए इसका आंसर भी कर लेते हैं। पहला क्या लिखा है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक का मतलब होता है सबको उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कैसे, किस तरीके से समझिए। क्या लिखा है कि यदि निम्न या लोकप्रिय सदन, ये किसको हम बोलते हैं? लोकसभा को कहते हैं। यदि निम्न या लोकप्रिय सदन मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री या सदस्य पर अविश्वास करे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर बात ऐसी है कि लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है किसी भी ऐसे मंत्री हैं जिस पे अविश्वास मतलब कर दे कि मतलब आप पे मुझे भरोसा नहीं है, आपने घोटाला कर दिया, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके थ्रू आपने सरकारी संपत्तियों को अपने पर्सनल यूज के लिए आपने किया है, ऐसी कहीं स्थिति आ जाती है तो उनसे हमें क्या लेना पड़ जाता है? त्याग पत्र लेना पड़ता है। आगे, यदि वह त्याग पत्र नहीं देता है तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद को मतलब उनको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, और इसे ही कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य करते हैं तो सब चीज आपस में डिस्कशन करके करते हैं कि जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक के हाथ में सभी का रोल होगा ना, एक के चीजों में सभी का रोल होगा ही होगा। तो इस वजह से अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो सबको ही देना पड़ जाता है। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अब समझिए आगे, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तव में जो कार्यपालिका है उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री, यानी ये काम असली में कौन करता है? प्रधानमंत्री। आप देखो, जहां देखो प्रधानमंत्री। हाँ, किसी को पुरस्कार देना है तो उसके लिए राष्ट्रपति होता है, अदरवाइज जो असली के कार्य करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ये भी मत समझना कि सिर्फ नाम मात्र के हैं राष्ट्रपति तो इनका कुछ काम ही नहीं, ये सेना के अध्यक्ष भी होते हैं और इनको बहुत सारे दावेदारियां करनी पड़ती है, लेकिन ये हर वो कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सारे के सारे जो काम है लमसम अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, और यही, ठीक है, उनकी मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। आगे तीसरा लिखा है, मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का आशय यही है जो ऊपर मैंने इस वाले में जो समझाया है, यही है। यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो प्रधानमंत्री उससे त्याग पत्र देने को कहता है। अब ये मत समझना है कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया और जो मंत्री है वो जवाब ना दे पाए, ऐसा मत समझना। इसका मतलब होता है घोटाले से संबंधित अगर कुछ ऐसे संदेह है, उस स्थिति में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये कार्य क्यों किया, या फिर किया है तो आपने इतना पैसा लिया है तो ये इसका आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिया है कि कैसे लिया है, तो ये अगर चीजें पूछी जाती है, अगर उस स्थिति में कि अगर मतलब मंत्री को ऐसा लगता है कि वो जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है, उस स्थिति में उससे त्याग पत्र मांगा जाता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिरा देता है, ठीक है। तो ये होता है, इसी को कहते हैं मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गई बातें? चलिए जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इसका मतलब समझिए, बहुत ही एक जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पिकअप करके लाया हूँ, ठीक है, ताकि चीजों को समझिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये देश है, ठीक है, इस देश को कई सारे राज्यों में डिवाइड हो रखा है, ठीक है, भाषाओं के आधार पे या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से जो भी है, ठीक है। अब होता क्या है, राष्ट्रपति जो होता है वो मेन होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यों के लिए मेन होता है, ठीक है, राज्यों के लिए मेन होता है। अब इस पर ध्यान रखने के लिए
किसकी नियुक्ति की गई है? राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, ताकि ये इस पे ध्यान रख पाए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है? ताकि मुख्यमंत्री के कामों पे ध्यान रख पाए। अगर कई सिचुएशन में मुख्यमंत्री गलत काम करता है या फिर काम सही से नहीं करता है, उस स्थिति में ये पूरी की पूरी सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसी वजह से ये कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब एक तरीके से समझो एजेंट है, इसके रूप में काम करता है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता के द्वारा पहुंचाई जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि नौकरशाही, देखिए कार्यपालिका में दो आते हैं। एक आता है नौकरशाही जिसको हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है जिसको हम कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। जिन बच्चों ने वीडियो देख रखा है ऑलरेडी उनको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो स्थायी कार्यपालिका है, जैसे पुलिस वाले हो गए या जो भी है जिनको हम चुनते हैं, ठीक है, तो यही लोग तो अब जैसे मान लीजिए कि एक टाइम पे आया था कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जी लॉकडाउन है, सब अपने घर में रहेंगे। बिल्कुल, चलो क्या उनकी बातों को मान लिया गया तुरंत? नहीं ना। उसको लागू करवाने के लिए नियुक्ति की गई किसकी? पुलिस की, और वो भी कहाँ पे? हर एक गली में देखने की कि भाई देखो कोई घर से बाहर ना निकले। तो असली में कार्य कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ना। तो आखिर जनता तक कौन पहुंचा रहा है? पुलिस वाले पहुंचा रहे हैं। और पुलिस वाले किस में आ जाते हैं? स्थायी कार्यपालिका में। और स्थायी कार्यपालिका को क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं, है ना। तो ये समझिए, इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, हाँ जो चीजें बोली गई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष होते हैं। दक्ष का मतलब होता है कुशल होना, निपुण होना, किसी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे सरकार की कोई नीति है और उसे नौकरशाही लागू करवाती है, यानी कि करवाने का जो जिम्मा होता है उनका होता है स्थायी कार्यपालिका का। जो अस्थायी कार्यपालिका होता है ये नीति बनाती है और लागू कौन कराती? स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये अब 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल अब आपको समझ में आएगी चीजें। पहला क्या लिखा है? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर बताइए। अब यही चीजें जो मैंने आपको बताया ना, स्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इसी में अंतर की बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यही, तो देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। तो राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं और स्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही भी कहते हैं। इन चीजों को समझ कर रखिएगा, ठीक है। अब समझिए, अब पेपर में ये पूछ लिया कि राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही कार्यपालिका में अंतर बताइए, तो भी आपको ये लिखना है, और अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अस्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो स्थायी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, अर्थात 5 वर्ष यानी कि 5 साल के लिए चुनी जाती है और ये बार बार बदलती रहती है, तो इसी को हम कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो स्थायी तौर पर कार्य करती है, अर्थात निश्चित समय तक, जब तक वो रिटायर ना हो जाए तब तक वो कार्य करती है, इस वजह से इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आगे समझते हैं, ये स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो 5 साल के लिए चुने गए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 5 साल तक टिके, उससे पहले भी हट सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब चुनाव होगा तो फिर 5 साल में मतलब जब चुनाव होगा अगर जीत सकते हैं तो आ जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन स्थायी कार्यपालिका में अगर देखा जाए तो ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। कब तक निश्चित समय? जो भी 60 वर्ष रिटायरमेंट एज है, 62 है, 65 है, जो भी है, ठीक है। आगे, स्थायी कार्यपालिका में इनमें ज्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है और इसमें पढ़े लिखे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नेता वेता बनने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थायी में आपको देखते हो ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके की चीजों को करना पड़ता है, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका में उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, ये सारे हो गए। और स्थायी कार्यपालिका में देखा जाए तो सिविल सेवा, सरकारी कर्मचारी, नौकरशाही इत्यादि जो हो जाती हैं, ये स्थायी कार्यपालिका में आ जाती हैं, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है? आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके बेनिफिशियल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है।
आगे, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं बताइए। चार विशेषताएं बतानी है और इसको इसी तरीके से लिखना हेडिंग बनाकर, ताकि टीचर तुरंत आपको नंबर दे। देखिए 4 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या होता है, संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, यानी कि देश का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, और सरकार का जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री। आगे, विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो देखिए क्या लिखा है, संसदीय कार्यपालिका के विधायकों में बहुमत वाले दल का जो नेता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अगर देखा जाए, लोकसभा में जिसकी भी संख्या ज्यादा होती है, जिस भी पार्टी की संख्या ज्यादा होती है, उन्हीं में से किसी एक को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है। आगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी, इसका मतलब क्या है कि ये जवाबदेह होती है, कि अगर कल की डेट में इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो जनता के प्रति जवाबदेह रहेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि भैया हमने तो कर दिया, अब हमें नहीं पता, हम तो जवाब नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब पूछा जाएगा, चाहे मीडिया पूछे, चाहे जनता जवाब मांगे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब निकलवाने का जो काम है वो करती है विपक्षी पार्टी। कौन करती है? विपक्षी। इसीलिए कहते हैं कि जहां पर विपक्षी है वहां पे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टी हर कामों पर ध्यान रखती है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे समझते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। कैसे? अब वही चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। क्या सबसे पहला जो क्वेश्चन था अपना एमसीक्यू का, उसमें मैंने आपको बताया था ना, अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होती है, राज्य और सरकार का ही प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही होता है उसमें। यही चीज मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में, है ना। लाओ एक बार दिखा देता हूँ, शायद आप लोग को ध्यान ना हो। देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, अध्यक्षात्मक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है ना, इसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि किस प्रकार से आप ये बातें कह सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला है, अध्यक्षात्मक सरकार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है, सरकार का भी प्रमुख होता है और देश का भी प्रमुख होता है, दोनों ही सिर्फ एक ही होता है। आगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, लेकिन संसदीय यानी कि हमारे में देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हमें पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गुप्त विधि के द्वारा चुनाव होता है। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, वहां पे जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा। ठीक है, जैसे कि आप अमेरिका में देख सकते हो। ठीक है, आगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह नहीं होता है। इसमें ये नहीं कि जैसे अभी हमने बोला, अभी जस्ट मैंने पीछे बात किया था ना कि जो हमारी विधायिका होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसा करके। ठीक है, तो 4 नंबर में इस तरीके से 4 पॉइंट लिखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला हम देखते लेते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लिखे। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 से 2 क्वेश्चन और रह गए, बस इसके बाद ये चैप्टर ओवर है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। तो देखिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करता हूँ, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। तो देखिए ऐसे अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, इसके पास काफी शक्तियां भी होती है, लेकिन 3 ऐसे मौके हैं जहां पे राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो जैसे पहला ये है कि अगर सपोज करते हैं कि अगर मंत्रिपरिषद जो है वो अगर कोई सुझाव देती है राष्ट्रपति को अगर वो सुझाव पसंद नहीं आता है तो उस सिचुएशन में वो उसको लौटा सकता है। तो ये लिखा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव को लौटा सकता है। आगे, उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है कि उस जो प्रस्ताव है उस पे पुनर्विचार करने के लिए दोबारा भेज सकता है। अब इसका एक मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए जब भी कानून बनाया जाता है तो एक नॉर्मल प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो 3 होता है। कौन सा? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। कोई भी अगर प्रस्ताव लाना है, कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले लोकसभा में पेश करो या फिर राज्यसभा में पेश करो। सपोज करो कि लोकसभा में पेश होता है तो यहाँ पे पारित होता है, यहाँ पे सारा पूरा चेकिंग वेकिंग होने के बाद इस पे वोटिंग होती है। वोटिंग अगर हो जाती है तो इसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा चेक करती है, उसके बाद वोटिंग करने के बाद कहाँ भेजती है? ये भेजती है
राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, दोबारा लौटा देगा। तो जहां से शुरू हुआ था वहीं पे दोबारा चला जाएगा। ठीक है, तो पहली शक्ति तो ये है कि वो किसी भी प्रस्ताव को लौटा सकता है। तो देखिए हो गया। तो ऐसे करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, और जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ कमी है या कानूनी रूप से कुछ गलतियां हैं या निर्णय देश के हित में नहीं है, तो उस स्थिति में वो पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। तो पहला चीज तो आपको समझ में आ गया, उस चीज को लौटा सकता है। दूसरा क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास वीटो की ताकत यानी कि निषेधाधिकार है, जिससे वो संसद द्वारा पारित विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर मंजूरी देने में देरी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना डिसीजन देने में देरी कर सकता है पॉकेट वीटो का यूज करके। ठीक है, स्वीकृति देने में इनकार कर सकता है, और इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरे तरह का अगर देखा जाए तो विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, और औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। औपचारिक तौर पर मतलब क्या होता है, एक तरीके से सीधे तौर पर। कैसे, अब इसका समझे। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, यानी कि लोकसभा में दो पार्टियां हैं, दोनों को सेम बहुमत प्राप्त है। ठीक है, जैसे सपोज करो 250 इसको मिला है तो 250 इसको भी मिला है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अब देखा जाएगा दावेदार कौन है, तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी को बहुमत न प्राप्त हो या फिर पीएम पद के लिए एक से अधिक लोग सामने आए, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और इन दोनों में किसी एक को अपना वोट देकर एक को प्रधानमंत्री बना सकता है। ये तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रपति की विशेषाधिकार है। और भी विशेषाधिकार क्या है, और भी है, आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, आपातकाल लागू कर सकता है, तो ये भी विशेषाधिकार में आता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति लिखिए। तो शक्ति जो कि जस्ट मैंने आपको पीछे ही बताया, ठीक है, यही वाली शक्ति, ये विशेषाधिकार वाली ये भी आप लिख सकते हो, नहीं तो कुछ और शक्ति आपको बता देता हूँ। 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले आप समझिए कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। 58 में इस चीज की जिक्र किया गया है। सबसे पहला क्या लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। देखिए एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की होती है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की होती है। तो 25, 30 और 35 इस तरीके से। ठीक है, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की पूरी योग्यता रखता हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति बनने की ये योग्यता होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जब बन जाता है तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। इसका जो चुनाव होता है ये सीधा जनता जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ये एकल संक्रमणी मत पद्धति के हिसाब से चुनते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। इसके साथ साथ संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अपनी मंत्रिपरिषद होती है, उसी के हिसाब से वो चीजें करता है। ठीक है, अब समझ लीजिए इसकी कुछ और शक्तियां हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले स्थिति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है तीनों सेनाओं का। ठीक है, एक तरीके से समझो सेनापति होता है। जैसे आपने पहले सुना होगा ना, राजा का एक सेनापति होता था, सेनापति जो कहता था उसी के हिसाब से जो सेना होती है वो काम करती थी। तो ऐसे जल थल वायु तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं उसका जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव को लौटा सकता है या फिर पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दावेदार 2 लोग हैं तो उस सिचुएशन में अपना एक वोट देके चुन सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर होगा। तो देखिए, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अभी तो जस्ट आपने क्या पढ़ा कि उनके विचारों को लौटा सकता है या फिर पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को माननी पड़ती है। आप कहोगे भैया वो कौन सी सिचुएशन होती है, तो उसको समझिए।
अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। कानून बनता है तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को अगर गलती लगती है तो वो दोबारा भेज देता है, दोबारा जब यहाँ पे आ जाता है और सपोज करो दोबारा से ही चेकिंग होकर दोबारा पास करके दोबारा राष्ट्रपति राज्यसभा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाए दोबारा, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति मजबूर होकर इस लेटर पे या इस कानून पर साइन करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार के जो चीजें हैं वो दी गई हैं। जैसे देखिए, पहला चीज है राष्ट्रपति ऐसा संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74A में। अनुच्छेद 74A में बात लिखी गई है कि जब दूसरी बार वो लेटर या फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, ये बात लिखी गई है। क्योंकि दूसरी बात पहुंची है ना, क्योंकि राष्ट्रपति अगर देखिए लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो 545 मेंबर, राज्यसभा में बात करूं तो 245 मेंबर, इतने मेंबरों ने जब भेजा है तो कुछ सोच के ही तो भेजा होगा। इस वजह से दूसरी बार में क्या होता है कि साइन करना ही पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद 74A में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव को लौटा सकता है और उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अगर पुनर्विचार होने के बाद राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव दोबारा जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य होकर यानी कि मजबूर होकर उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है, क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित नहीं होता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। क्यों? अगर जनता चुन के भेजी होती तो अब तो भाई दोबारा अगर राष्ट्रपति चाहता तो दोबारा भेज सकता था। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। लोकसभा और लोकसभा तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ठीक है, चाहे लोकसभा की अगर मैं बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करूं, चाहे मंत्रिपरिषद की बात करूं, ठीक है, तीनों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। इस वजह से ये फैसला मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, और राष्ट्रपति उस चीज को मतलब मानने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे समझते। तीसरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, और इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिसके द्वारा कहा जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में इसका मैं वो लिंक दे रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप जो हो ऐप पे हमारे जुड़ो। ऐप पे जुड़ोगे तो फायदा जस्ट मैंने आपको बताया, वीडियो भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस सब मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐड, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। सीधा सीधा आपके जो भी आप पढ़ने आए हो उसका सीधा, जैसे एक समझते हो ना ट्यूशन, वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी राय है, कोई सुझाव है या किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।